हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन को। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2024-25। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन जो वर्ड है, जो टर्म है, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है फिजिकल और दूसरा वर्ड है एजुकेशन। फिजिकल का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटीज, और एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को सीखते हैं। सो द एजुकेशन विच वी गेट विद द हेल्प ऑफ बॉडी मूवमेंट्स और फिजिकल एक्टिविटीज इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। मतलब अगर कोई भी नॉलेज हम बॉडी मूवमेंट्स और फिजिकल एक्टिविटीज की हेल्प से ले रहे हैं तो वही फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। तो आई होप आपको फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग और उसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है उसका क्या एम होता है। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का एम है कि हर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे ताकि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट हो। मीन्स उस बच्चे का होलसम डेवलपमेंट होना चाहिए। यही दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का एम है। आई होप आपको दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का एम भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों जो हमने एम में देखा था कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या था कि दोस्तों हर एक बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट हो। यही दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स भी है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा क्या है मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा क्या है सोशल डेवलपमेंट और फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला डेवलपमेंट है दोस्तों हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है कि किसी भी पर्सन की बॉडी का डेवलपमेंट करना। मींस उसके लेग्स मसल्स का डेवलपमेंट करना, उसके हैंड मसल्स का डेवलपमेंट करना, उसके इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सारी चीज का डेवलपमेंट आता है फिजिकल डेवलपमेंट में। सेकेंड है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट रिलेटेड विद द माइंड, मीन्स इस डेवलपमेंट में हम स्पेशली फोकस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के माइंड को डेवलप करने पे। तो अब अगर किसी भी पर्सन का माइंड अच्छे से डेवलप होगा, उसका थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी, तो उसका बिहेवियर भी अच्छा ही होगा। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो भी पर्सन, जो भी प्लेयर्स जो होते हैं, वो दोस्तों जब स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन गेम्स के, उन स्पोर्ट्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो इससे दोस्तों वो काफ़ी सारी सोशल क्वालिटीज़ को भी अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। मतलब दोस्तों वो स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करने के कारण काफ़ी सारी क्वालिटीज़ को सीखते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, कॉपरेशन, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप और सिंपथी। तो इसके कारण उन्हें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ताकि जिससे वो अपने सोशल प्रोसेसेस को डेवलप कर सकें। लास्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये चीज़ हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल में काफ़ी सारी इमोशंस होती है, जैसे कि प्लेजर, होप, जेलेसी, हेट, फियर, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, एंगर, वंडर और भी कई सारे। और दोस्तों ये जो इमोशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं हर इंडिविजुअल्स की लाइफ में। और दोस्तों इन इमोशंस का बैड इफेक्ट ये है, इनका डिसएडवांटेज ये है कि अगर दोस्तों ये इमोशंस एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में, तो इससे दोस्तों हम अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, यहाँ पर दोस्तों हम काफ़ी सारे इमोशंस को डेवलप करते हैं और यहाँ पर हमें ये भी सिखाया जाता है कि उन इमोशंस को कैसे हम प्रॉपरली कंट्रोल करके रख सकें। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया, वो दोस्तों धीरे धीरे करके हर एक एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेस कर रहा है। जब दोस्तों हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तब दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे स्कीम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी को फॉर्म की थी, जिसका नाम था ताराचंद कमेटी।
और दोस्तों इस कमेटी ने रिकमेंड किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब दोस्तों ये जो कमेटी है ताराचंद कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए जिसके द्वारा दोस्तों रिक्रिएशन हो सके, अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके इंडिया में। ये इसका रिकमेंडेशन था। 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को सेटअप किया जाता है और दोस्तों इस बोर्ड को सेटअप करने का पर्पज़ ये था कि ये एडवाइस कर सके गवर्नमेंट को फिजिकल एजुकेशन इशूज़ के रिगार्डिंग। और दोस्तों ये जो बोर्ड है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एलिमेंट्री, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। और दोस्तों इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने नेशनल प्लान भी बनाया फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन का 1956 में। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट एशियन गेम्स होते हैं 1951 में न्यू दिल्ली में, जिसने इंडियन यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद दोस्तों जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने दोस्तों एक कोचिंग स्कीम गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया था 1953 में। और दोस्तों ये जो कोचिंग स्कीम थी इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ये था कि जो कोचिंग प्रोग्राम है इंडिया के अंदर उसको बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि उस समय पर इंडिया में कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग प्रोग्राम जो है वो नहीं था। उसके बाद दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको शॉर्ट में हम NIS बोलते हैं, उसको भी सेटअप किया गया 1961 में मोतीबाग में, जो कि पटियाला पंजाब में है। और दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को सेटअप करने का मेन रीज़न ये था कि दोस्तों यहाँ से क्वालिफाइड कोचेस को प्रोड्यूस किया जा सके अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स भी एग्जिस्टेंस में आती है और इसी के साथ साथ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल, इनको भी स्टैब्लिश किया गया था। इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद मतलब 1957 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में हम LCPE बोलते हैं। और इसको उन्होंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया था। 1973 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो नाम है उसको चेंज किया गया और उसका जो नाम रखा गया वो था लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में LNCPE बोलते हैं। 1995 में LNCPE मतलब लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस मिल गया। उसके बाद दोस्तों 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया, ताकि जिससे दोस्तों फिजिकल एजुकेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा सके। उसके बाद दोस्तों नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया 1965 में। और दोस्तों इसको इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यूथ है उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सके। 1970 से 1971 के बीच में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जिससे दोस्तों गांव के बच्चे भी इस स्पोर्ट्स में गेम्स में पार्टिसिपेट करें और जो नेचुरल टैलेंट्स है उसको भी हम निकाल पाएँ। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स में विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, इसको भी स्टार्ट किया गया 1975 में। उसके बाद दोस्तों 1982 में एशियन गेम्स जो कि इंडिया में हुए थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया गया, फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई स्पोर्ट्स के रिलेटेड। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम साई बोलते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जिससे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट को मेंटेन किया जा सके, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। उसके बाद दोस्तों 1987 में सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में SNIPES बोलते हैं, इसको मर्ज कर दिया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के साथ, ताकि जिससे स्पोर्ट्स अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में प्रमोट किया जा सके, उनके बीच में डेवलप किया जा सके। उसके बाद दोस्तों XIS कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों 2018 में CBSE ने लॉन्च किया फिजिकल एजुकेशन को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 9 to 12 एज मेन स्ट्रीमिंग हेल्थ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है प्लेइंग सरफेस। प्लेइंग सरफेस का मतलब होता है दोस्तों वो सरफेस जहां पर किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स को परफॉर्म करा जाता है। प्लेइंग सरफेस दोस्तों कई सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि नेचुरल ग्रास, वुडन, सीमेंटेड, आर्टिफिशियल टर्फ, रबड़, सिंथेटिक स्पॉन्ज एटसेट्रा।
और इन सरफेसेस पर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और ये सभी सरफेसेस दोस्तों सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एथलीट्स को। और दोस्तों इन सभी सरफेसेस पर इंजरी होने के खतरे थोड़े से कम होते हैं। और अगर इंजरी होने के खतरे कम होंगे और ये सरफेसेस उन्हें सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, तो एथलीट्स दोस्तों साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन हो पाएगा। और दोस्तों एथलीट्स फियर फ्री होकर अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। और दोस्तों आज के ज़माने पर भी बहुत सारे सरफेसेस यूज़ होते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। जैसे कि दोस्तों क्रिकेट में नेचुरल ग्रास का सरफेस यूज़ होता है। कबड्डी में दोस्तों आपको सिंथेटिक स्पॉन्ज का या रबड़ के सरफेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और टेनिस कोर्ट्स में दोस्तों आपको हार्ड सरफेस देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको कभी कभी नेचुरल ग्रास के भी सरफेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और रनवेज इन थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट में दोस्तों आपको हार्ड सरफेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके के सरफेसेस का यूज होता है। सेकंड है दोस्तों हमारा वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। दोस्तों वियरेबल गियर्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मतलब होता है वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे गियर्स जो कि हम किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले वियर करते हैं, ताकि जिससे हम इंजरी से बचे रह सकें। यही चीज़ें दोस्तों हमारे सबसे पहले पॉइंट में भी दी हुई है कि अगर हम कोई भी गेम्स और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और हमने अगर कोई भी प्रॉपर गियर्स नहीं पहन रखे उस स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। इससे दोस्तों इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर हम दोस्तों प्रॉपर गियर्स को पहन लेते हैं तो इससे दोस्तों जो इंजरीज होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। वेरिएबल गियर्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पहनने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन इन चीज़ को पहन लेता है स्पोर्ट्स खेलने से पहले, तो उसको दोस्तों कोई भी चिंता नहीं होती है एक्सीडेंट को लेकर। मतलब उसे इंजरीज का कोई भी चिंता नहीं होती है। और इसके कारण दोस्तों वो फियर फ्री होकर अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है उस गेम और स्पोर्ट्स में जो कि वो खेल रहा है। तो दोस्तों हम जो भी गेम खेलें, जो भी स्पोर्ट्स खेलें, वहाँ पर दोस्तों हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने के लिए हम वियरेबल गियर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को पहने। जैसे कि दोस्तों अगर हम क्रिकेट को खेल रहे हैं तो क्रिकेट के रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे, जैसे कि पैड्स, हेलमेट, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, जो भी होंगे वो सब चीज़ को हम पहन ले। इससे दोस्तों इंजरीज होने के चांसेस कम होंगे। और दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वियरेबल गियर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हेलमेट्स, पैड्स, माउथ गार्ड्स, आई शील्ड्स, प्रोटेक्टिव कप्स एटिसेट्रा। हेलमेट्स का यूज़ होता है दोस्तों क्रिकेट में। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बैट्समैन होते हैं जो कि बैटिंग करने जाते हैं क्रिकेट में, वो लोग दोस्तों हेलमेट्स का यूज़ करते हैं। क्रिकेट में ही दोस्तों जो विकेट कीपर्स होते हैं वो लोग भी दोस्तों हेलमेट का यूज़ करते हैं अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। पैड्स का यूज़ दोस्तों होता है क्रिकेट में। आपने दोस्तों देखा ही होगा जो बैट्समैन होते हैं जो कि बैटिंग करने जाते हैं वो लोग पैड्स भी वियर करते हैं। विकेट कीपर्स भी दोस्तों जो क्रिकेट में होते हैं वो लोग भी दोस्तों पैड्स को यूज करते हैं और इससे दोस्तों वो अपने लेग्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। माउथ गार्ड्स का यूज होता है दोस्तों बॉक्सिंग जैसे गेम्स में, जहां पर दोस्तों उन्हें अपने माउथ को प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्पोर्ट्स में और गेम्स में। जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है वैसे वैसे दोस्तों हमारे गेम्स का और स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है। टेक्नोलॉजी की ही हेल्प से दोस्तों जो कोचेस होते हैं वो लोग दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी फीडबैक प्रोवाइड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जो क्रिकेट एकेडमीज होती है, जो अच्छी अच्छी क्रिकेट एकेडमीज होती है, वहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि कैमरास का यूज़ किया जाता है। कोई भी बैट्समैन अगर जाता है वो अपना बैटिंग करता है और वो कोई गलत एंगल से कोई शॉट मारता है तो इस चीज़ को कैमरा कैप्चर करता है और उसको फिर जो कोचेस होते हैं वो एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद दोस्तों वो अपने स्टूडेंट को ये चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या उनसे गलती हो रही है और क्या क्या चीज़ें उनकी सही है। तो इस तरीके से दोस्तों टेक्नोलॉजी की मदद से जो कोचेस होते हैं वो अच्छे से एनालाइज करके एक क्वालिटी फीडबैक अपने एथलीट्स को देते हैं और इससे एथलीट्स को ये एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा जो रेफरीज होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, उनको भी एक्यूरेट डिसीजन देने में मदद मिलती है। अब दोस्तों मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूं। आपने दोस्तों देखा होगा क्रिकेट में जो थर्ड एम्पायर होते हैं, तो दोस्तों थर्ड एम्पायर की हेल्प से एक्यूरेट डिसीजन देने में हेल्प होती है। अगर कोई बैट्समैन आउट है तो उसे आउट ही दिया जाएगा और अगर कोई बैट्समैन नॉट आउट है तो उसे नॉट आउट ही दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ है स्पोर्ट्स के फील्ड में। सबसे पहला पॉइंट है सेंसर्स। तो दोस्तों सेंसर्स का यूज किया जाता है किसी भी एथलीट के हेल्थ को ट्रैक करने के लिए और बायोमेट्रिक्स को डिलीवर करने के लिए। जैसे कि दोस्तों एथलीट के हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए भी सेंसर्स हैं।
एथलीट्स के ब्रीथिंग रेट्स को भी मॉनिटर करने के लिए काफ़ी सारे सेंसर्स बने हुए हैं। एथलीट्स के स्पीड को मॉनिटर करने के लिए भी काफ़ी सारे सेंसर्स बने हुए हैं। तो दोस्तों इन सेंसर्स से हम एथलीट्स के हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों एथलीट्स को इन सेंसर से क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों एथलीट्स को इन सेंसर से फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर वो अपनी फिटनेस में कहीं पर लैक हो रहे हैं तो इन सेंसर्स की मदद से वो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड है इंस्टेंट रीप्ले। तो दोस्तों इंस्टेंट रीप्ले का तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता ही है, क्रिकेट में होता है। जैसे कि दोस्तों किसी बैट्समैन ने एक शॉट मारा, जैसे मान लीजिए विराट कोहली ने कवर ड्राइव मारा, तो उस कवर ड्राइव को फिर से दिखाने के लिए आपको एक रिप्ले दिखाया जाता है ना, कि विराट कोहली ने इस तरीके से एक शॉट मारा है। तो यही दोस्तों इंस्टेंट रिप्ले का अच्छा एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इसका भी दोस्तों हम एक अच्छा एग्जांपल क्रिकेट से ही ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा 90s के समय पर जैसे क्रिकेट खेले जाते थे और उस समय पर हेलमेट्स जिस तरीके के यूज़ किए जाते थे, वहाँ पर दोस्तों हेलमेट में नेट्स नहीं होते थे, मतलब जाले नहीं होते थे। तो इससे जो बॉल होती थी वो आकर माउथ में भी कभी कभी लग जाती थी और वहां से खून निकलने लग जाता था, मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती थी, मतलब इंजरीज तो हो ही जाती थी हेलमेट पहनने के बाद भी। तो दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के द्वारा क्रिकेट में ये चीज़ चेंज हुई कि जो हेलमेट्स थे उनके ऊपर नेट्स लगाए गए, ताकि जिससे जो बॉल है अगर वो माउथ के पास आती है तो वो नेट्स पे लगेगी, आपके मुंह पे नहीं लगेगी, ताकि जिससे जो ब्लीडिंग होगी, मतलब जो इंजरीज होगी, उसके चांसेस कम होंगे। फोर्थ पॉइंट है डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया का तो दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता ही है, क्रिकेट से ही वापस से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। हमें दोस्तों कभी हम रास्ते में जा रहे हैं, हम टीवी तो नहीं देख रहे हैं, और हमें दोस्तों क्रिकेट का जो अभी मैच करंटली जो चल रहा है उसका हमें स्कोर देखना होता तो हम क्या करते हैं, क्रिक बस पे देख लेते हैं या गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों एक डिजिटल मीडिया के द्वारा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का ही एक एग्जाम्पल है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि हम इंजरी को भी प्रिवेंट करके रख सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। कैसे, तो अभी दोस्तों अभी हमने कुछ सेंसर्स के बारे में पढ़ा था सबसे पहले पॉइंट में। इन सेंसर्स की हेल्प से हम दोस्तों अपने फिटनेस लेवल को देख सकते हैं, अपने हार्ट रेट को, अपने ब्रीथिंग रेट को, अपनी स्पीड को, अपने स्लीपिंग साइकिल को, जिससे दोस्तों जो एथलीट होते हैं वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। और अगर वो फिट हैं, उन्होंने प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वियर कर रखा है, तो वो इंजरीज से वैसे भी प्रिवेंट रह सकते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा वर्चुअल रियलिटी। मतलब जो स्पोर्ट्स का जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो भी इंप्रूव होता है, मतलब दोस्तों व्यूअर्स को एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंसेस मिल सकता है। इसका भी दोस्तों हम एक अच्छा एग्जांपल क्रिकेट से ही समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा क्रिकेट में भी दोस्तों हम जो पहले जितने भी सारे मैचेस देखते थे, वहां पर दोस्तों जो उनकी क्वालिटी होती थी वीडियो की, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। लेकिन दोस्तों जो आज के ज़माने पर जितने भी हमें HD क्वालिटी मिलती है, जो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी इसके कारण बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला करियर हो गया दोस्तों हमारा टीचिंग करियर। मतलब दोस्तों हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को भी हमें पढ़ाने के लिए अलग अलग लेवल्स पर पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल है एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री स्कूल मतलब हो गया 5th क्लास तक के बच्चों को हम फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में दोस्तों हम 6th, 7th, 8th इन क्लास के बच्चों को हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है हाई स्कूल। हाई स्कूल में दोस्तों हम 10th क्लास तक के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दोस्तों हम 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उन बच्चों को हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। सेकंड करियर ऑप्शन है कोचिंग करियर। कोचिंग करियर में दोस्तों आते हैं कोचेस, जो लोग दोस्तों किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लोग कुछ लोग होते हैं जो कि क्रिकेट एकेडमी जाते हैं, तो क्रिकेट एकेडमी में दोस्तों वहाँ पर उनके कोचेस होते हैं जो कि उन्हें क्रिकेट गेम्स के रिलेटेड गाइड करते हैं, उनको क्रिकेट कैसे खेलते हैं अच्छी तरीके से ये चीज़ सिखाते हैं और उनको आगे लेवल तक पहुँचाते हैं। तो ये दोस्तों एक कोचिंग करियर होता है। बैडमिंटन के रिलेटेड भी कोचिंग दी जाती है, अलग अलग स्पोर्ट्स के रिलेटेड अलग अलग कोच होते हैं जो कि उन्हें गाइड करते हैं उस गेम या स्पोर्ट्स में। थर्ड है दोस्तों हमारा हेल्थ रिलेटेड करियर। मतलब दोस्तों वो करियर ऑप्शंस जहां पर हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ कुछ हेल्थ क्लब्स होते हैं, जिम्स होते हैं, जहां पर लोग वाग अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर भी दोस्तों हम अपने करियर को बना सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर का मतलब होता है वो करियर जहां पर हमें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम कोई प्लेयर हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, और अगर हम उसे प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू करना चाहें,
तो वो भी दोस्तों हमारा एक करियर ऑप्शन ही है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। और इसके अंदर दोस्तों ऑफिशियल्स भी आते हैं। ऑफिशियल्स मतलब वो पर्सन जो लोग दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी स्पोर्ट्स और गेम्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके अंदर ऑफिशियल्स के अंदर ही दोस्तों आपके जो रेफरीज हो गए, अंपायर्स हो गए, टाइम कीपर्स हो गए, ये सभी लोग दोस्तों ऑफिशियल्स होते हैं। और इनके अंदर भी दोस्तों हम अपना करियर बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। लास्ट है दोस्तों हमारा करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब दोस्तों मीडिया के अंदर भी हम फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? कम्युनिकेशन मीडिया में आ जाती है टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो इनके अंदर भी दोस्तों हम अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर आपने देखा होगा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है, जहाँ पर स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं वो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, मैगजीन्स को पब्लिश करते हैं। इसके अंदर दोस्तों बुक राइटिंग भी आती है, जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स के रिलेटेड बुक राइटिंग्स होती है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया कि आपने देखा होगा दोस्तों स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो लोग फोटो खींचते हैं, ये भी दोस्तों एक करियर ऑप्शन ही है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। फिर मार्केटिंग भी दोस्तों एक करियर ऑप्शन होता है, और इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा करियर ऑप्शन है दोस्तों हमारे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। तो यही सब दोस्तों मैंने आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताए फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में जो हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम को। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो एक नेशनल योजना है या फिर एक नेशनल स्कीम है, जो कि डेवलप किया गया था इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों इंडिया में खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा। ये प्रोग्राम हमारे एथलीट्स के लिए लॉन्च हुआ था और ये प्रोग्राम उनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव था। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी को कि कौन कौन खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स 17 ईयर्स से बिलो हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर 17 कैटेगरी में, और जो कैंडिडेट्स 21 ईयर्स से बिलो हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर 21 की कैटेगरी में। अब हम देख लेते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के कुछ की फीचर्स। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आता है, और ये प्रोग्राम हर साल 1000 एथलीट्स को कवर करेगा। सेकेंड पॉइंट है कि ये जो 1000 एथलीट्स सिलेक्ट होंगे उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 5 लाख रुपीस तक की अगले 8 सालों तक। थर्ड पॉइंट है प्रमोट 20 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कंट्री एज हब्स ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो ये भी इसका एक फीचर है। और फोर्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया है, मतलब जमा किया है 1756 करोड़ रुपीस, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और खेलो इंडिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ था इंडिया में ताकि यहाँ पर स्पोर्ट्स कल्चर को वापस से रिवाइव किया जा सके। तो यही सब दोस्तों कुछ की फीचर्स थे खेलो इंडिया प्रोग्राम के। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था। इसका दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जो एथलीट्स हैं उनकी स्पोर्ट्स और स्टडीज पैरेलल चलती रहे, मतलब साथ साथ चलती रहे। मतलब उनकी पढ़ाई और उनका खेल कूद दोनों एक साथ चले, उनके पढ़ाई पे बिल्कुल भी नुकसान ना आए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एक ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट की जाए जिनका एक एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और अगर लोगों का एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होगी, एंड उतने ज़्यादा ही वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी होंगे, एंड ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो इसीलिए स्पोर्टिंग इवेंट्स स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि जितने भी दोस्तों जो डिप्राइव्ड सेक्शन होते हैं, मतलब जितने भी पुअर लोग होते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, वो लोग भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उन लोगों को भी स्पोर्ट्स खेलने का मन होता है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर यही करा गया कि जो जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन थे, जिन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए लेकिन उनके पास टैलेंट है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम उनको इनकरेज करेगा और उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो लोग भी स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। फोर्थ पॉइंट है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो फिजिकल फिटनेस को डेवलप कर सके स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के बीच में, और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो वुमेन की पार्टिसिपेशन को भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में इंक्रीज कर सके। खेलो इंडिया प्रोग्राम का दोस्तों एम ये भी है कि जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, मतलब वो पर्सन जिनकी कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती है, उन लोगों को भी दोस्तों इनकरेज करेगा, उन लोगों को भी मौका देगा कि वो लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दे सकें स्पोर्ट्स और गेम्स में। और लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो यूथ को इनकरेज करेगा नेशन को डेवलप करने के लिए, नेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम देख लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। और दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट को इसीलिए लॉन्च करा गया था ताकि जो फिटनेस है वो हर एक इंडिविजुअल के, हर एक पर्सन के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाए। फिट इंडिया मूवमेंट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में,
और दोस्तों जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया था मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर। मेजर ध्यानचंद कौन है? तो मेजर ध्यानचंद हमारे इंडिया के हॉकी लेजेंड है। और दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट भी खेलो इंडिया प्रोग्राम की तरह एक पैन इंडिया मूवमेंट है जो कि फिटनेस को प्रमोट करता है। फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर 3 एज ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। पहला एज ग्रुप है 5 to 18 ईयर्स, सेकेंड एज ग्रुप है 18 to 64 ईयर्स एंड लास्ट एज ग्रुप है 65 ईयर्स एंड अबव। अब हम देख लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को। तो दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो फिटनेस को इजी, फन एंड फ्री मैनर में प्रमोट करना चाहता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा टू इनकरेज इंडिजीनियस स्पोर्ट्स, मतलब दोस्तों जो हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स हैं, जो हमारे इंडिया के गेम्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहता है फिट इंडिया मूवमेंट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहता है, अवेयरनेस को भी फैलाना चाहता है फिटनेस के रिलेटेड सभी इंडिविजुअल्स के बीच में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव फिट इंडिया मूवमेंट का यही है कि जो फिटनेस है उसको दोस्तों वो पहुंचा सके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विलेज, इन सभी तक। और दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सके इंडिया के सिटीजन्स के लिए, जहां पर दोस्तों वो फिटनेस को प्रमोट कर सके और अवेयरनेस को फैला सके फिटनेस के रिलेटेड सभी इंडिविजुअल्स के बीच में। और दोस्तों लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है फिट इंडिया मूवमेंट का वो यही है कि जितने भी हमारे डेली लाइफस्टाइल के फिटनेस के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि योगा हो गया, स्पोर्ट्स हो गए अलग अलग, साइकिलिंग हो गई, डांसिंग हो गए। अब हम दोस्तों देख लेते हैं फिटनेस प्लेज। मतलब दोस्तों जो लोग भी फिट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन होगा वो लोग दोस्तों सबसे पहले एक प्लेज लेंगे। वो प्लेज क्या है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। प्लेज है दोस्तों, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल डिवोट टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एवरी डे एंड आई विल encourage my family members and neighbors to be physically fit and make India a fit nation। तो दोस्तों इस प्लेज का मतलब यही है कि मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं कुछ समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए और स्पोर्ट्स के लिए हर दिन निकालूंगा और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने नेबर्स को भी एनकरेज करूंगा फिजिकली फिट होने के लिए और इंडिया को एक फिट नेशन बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों लोगो। मतलब दोस्तों ये जो फिट इंडिया मूवमेंट का जो लोगो है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप फिट इंडिया मूवमेंट का लोगो देखिए। इस लोगो में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोगो है इसमें जहाँ पे फिट की स्पेलिंग होनी चाहिए, फिट की स्पेलिंग की तरफ आप देखिए, वहां पर देखिए कि जहाँ पर आई होना चाहिए वहां पर इन लोगों ने अशोका के पिलर एडिक्ट का यूज किया है। पिलर एडिक्ट का मतलब होता है कि कुछ पिलर्स जो कि अशोका ने बनाए थे अपने टाइम पर। तो इस पिलर एडिक्ट में हमें यही चीजें दिखाई गई है कि यहाँ पर 4 लॉयंस है जो कि दोस्तों अलग अलग डायरेक्शंस में है। और जो ये लॉयंस हैं ये दोस्तों पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को और प्राइड को शो कर रहे हैं। इसी लॉयंस के ठीक नीचे दोस्तों आपको अशोका चक्र देखने के लिए मिलता है और उस चक्र के ठीक बगल में दोस्तों आपको एक बुल देखने के लिए मिलेगा जो कि दोस्तों हार्डवर्क को और फास्टनेस को शो करता है। और वहीं पर दोस्तों आपको एक हॉर्स भी देखने के लिए मिलता है जो कि लॉयल्टी, स्पीड और एनर्जी को शो करता है। तो यही दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के लोगों का मतलब था। अब हम दोस्तों देख लेते हैं फिट इंडिया का स्लोगन। स्लोगन है दोस्तों हमारा, इफ द बॉडी इज फिट द माइंड इज हिट, फिट इंडिया हिट इंडिया, हेल्दी पीपल हेल्दी फैमिलीज, हेल्दी सोसाइटी, फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन इट इज अ वे ऑफ हेल्थ, कमिट योर सेल्फ टू बी हेल्दी एंड फिट। ये दोस्तों स्लोगन है फिट इंडिया मूवमेंट का। इसमें यही कहा जा रहा है कि फिटनेस को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, सभी फैमिलीज को फिट होना चाहिए, सभी पीपल को फिट होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को फिट होना चाहिए ताकि जिससे हम इंडिया को एक फिट नेशन बना सकें। अब हम दोस्तों लास्ट में देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। मतलब दोस्तों जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट यही है कि जितने भी लोग फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़ेंगे वो सभी लोग दोस्तों हेल्दी होंगे और फिटनेस को प्रमोट करेंगे, बीमारियों से बच पाएंगे और अपने आप को हेल्दी बना पाएंगे। सेकेंड एडवांटेज दोस्तों इसका यही है कि लोग अगर फिटनेस को प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे वो लोग दोस्तों एक्टिव हो पाएंगे और अगर वो लोग एक्टिव हैं तो वो लोग लॉन्ग आवर्स तक, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स तक काम कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि जो फिटनेस एक्टिविटी में अगर लोग बाग हैं, फिटनेस एक्टिविटी लोग बाग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो इससे जो फैटल डिजीजेस होंगे, मतलब जितने भी डिजीजेस होंगे उनके रिस्क भी कम होंगे। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि जो लोग भी फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े होंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग दोस्तों फिटनेस को प्रमोट करेंगे और अगर वो लोग दोस्तों खुद भी फिट हैं तो इससे दोस्तों उनका फिजिकल हेल्थ भी बूस्ट होगा। वो लोग दोस्तों अपने लंग फंक्शंस को इंप्रूव करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करेंगे और जितने भी दोस्तों डिजीजेस होते हैं इससे भी वो प्रिवेंट हो पाएंगे। और दोस्तों जो फिट इंडिया मूवमेंट में जो लोग भी फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग खुद भी फिट हैं
तो वो लोग दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर्स के रिस्क से भी बचे रहेंगे, डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे, एंग्जाइटी से भी बचे रहेंगे, और वो लोग दोस्तों अपने स्लीप पैटर्न को भी इंप्रूव कर पाएंगे। लास्ट एडवांटेज इसका यही है कि जो लोग भी फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग भी फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग फिट हैं, तो उनको दोस्तों यही एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा कि उनकी दोस्तों बोन डेंसिटी भी इंप्रूव हो रही है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को भी वो लोग रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो यहीं पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है।